पढ़ रहे थे सोलिबिलिटी में सबसे पहले पढ़े थे सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। और दूसरा में पढ़े थे सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है तीन चीज पर डिपेंड किया था। पहला डिपेंड किया था नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड पे, दूसरा डिपेंड किया था टेम्परेचर पे, और तीसरा डिपेंड किया था प्रेशर पे, ठीक है। तो अब आइए, बताए थे प्रेशर में कि सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है प्रेशर पर कैसे इफेक्ट डालेगा, इसके बारे में कौन बताएगा? हेनरी लॉ बताएगा। क्या बताएगा? हेनरी लॉ। देखिए क्या है, फिर सुनिए। सपोज करिए यह आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है। क्या है? यह कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या लिए हैं आप? लिक्विड लिए हैं। अब आप इसमें गैस डिजॉल्व कर रहे हैं, तो गैस का जो सोलिबिलिटी है, डिजॉल्व करने की कैपेसिटी है, वह प्रेशर पर क्या डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा, इसी के बारे में कौन बताया? हेनरी लॉ। आप खुद सोचिए, यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब कि गैस जो है लिक्विड में ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो हम लोग यहां से बोल सकते ना है कि क्या P जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सोल्यूबिलिटी के। क्या जितना हम लोग यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैस का जो कैपेसिटी होगा वह लिक्विड में मोर सोल्यूबल होगा। क्या यानी गैस का जो सोल्युबिलिटी है लिक्विड में, वह किस पर डिपेंड करेगा? प्रेशर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? प्रेशर पर। इसी टर्म को कौन बताया है? हेनरी लॉ ने एक्सप्लेन किया है। देखिए क्या बोला। हेनरी लॉ कहता है, ध्यान दीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, तब द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस present above the surface of liquid. At constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid. कहता है, क्या बोला कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जो गैस का जो लिक्विड में जो डिजोल्व करने का जो कैपेसिटी है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट द सरफेस ऑफ लिक्विड। कहने का मतलब ये है कि जो गैस का जो लिक्विड में जो डिजोल्व करने का कैपेसिटी है, वह गैस के पार्शियल प्रेशर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही ना, यहां देखिए, तो लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। यानी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड की। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा सोल्युबिलिटी। जब हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, यानी इसी को ना यहाँ पे सोल्युबिलिटी बोल रहे हैं कि गैस यहाँ लिक्विड में डिजॉल्व कर रहा है, तो इसी टर्म को यानी सोल्युबिलिटी को उसने एक कॉन्सेंट्रेट, हमको बताया था कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन में से एक टर्म दिया। जैसे कंसंट्रेशन में क्या क्या पढ़े थे? तो मोलालिटी पढ़े थे, मोलारिटी पढ़े थे, मोल फ्रैक्शन पढ़े थे। तो इसी ने, हेनरी ने सोल्युबिलिटी ऑफ गैस को क्या बोला? मोल फ्रैक्शन का टर्म दे दिया। किसका टर्म दे दिया? मोल फ्रैक्शन का टर्म दिया। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है और ये डिजॉल्व कर रहा है, यानी कंसंट्रेशन का टर्म है। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका मोल ऊपर में और टोटल मोल नीचे में। तो क्या सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को हेनरी ने क्या बोला? तो इसको उसने मोल फ्रैक्शन का टर्म दिया। तो हम लिख सकते हैं कि P गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X गैस इन द लिक्विड। तो हो जाएगा P गैस बराबर, यहां से हटेगा तो कांस्टेंट आएगा KH इंटू X गैस। तो हो जाएगा, ठीक है ना। KH क्या है? तो KH इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड हेनरी लॉ कांस्टेंट। यहां देखिएगा, इस डिफिनेशन को ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस को क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यानी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम लोग क्या बोल सकते हैं?
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्लियर है? तो यही आपका क्या था, हेनरी लॉ था। हाँ, इसका एक और डिफिनेशन भी हम लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं। देखिए क्या है दूसरा डिफिनेशन। हेनरी किसके बारे में बताया है, यही ना कि सपोज करिए किसी कंटेनर में आप लिक्विड लिए हैं, लिक्विड जो है सॉल्वेंट के रूप। अब इसमें आप जो गैस डिजॉल्व कर रहे हैं, तो गैस के डिजॉल्व करने के कैपेसिटी को क्या बोलेंगे लोग, सोलबिलिटी बोलते हैं। तो सोलबिलिटी जो होते हैं वह प्रेशर के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस जो है अधिक मात्रा में इसमें क्या हो जाएगा, सोलुबल हो जाएगा। तो इसको एक और तरीका, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए द मास ऑफ गैस, यानी गैस के डिजॉल्व करने के जो कैपेसिटी है अधिक होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो बोल सकते हैं द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम। यह जो दिया गया वॉल्यूम है, इसमें जो गैस का जो कैपेसिटी है यही है, द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम of a liquid at constant temperature is directly proportional to the applied pressure। इसको solubility नहीं बोल के हम उसके जगह पर क्या बोल दिए हैं, मास बोल दिए हैं। यानी कहने का मतलब कि जो गैस का जो अधिक मात्रा सोलुबल होगा यदि हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यानी प्रेशर के अप्लाइड लगाया गया प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, द मास ऑफ गैस, यही ना। चलिए तो लिख सकते हैं दैट इज एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी पी, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी एट कांस्टेंट क्या, टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो जो मास जो है अधिक मात्रा में सोलुबल, प्रेशर बढ़ाएंगे मास अधिक डिजॉल्व करेगा। जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे गैस का मास क्या होगा, अधिक डिजॉल्व करेगा। प्रेशर कम करेंगे गैस का जो अमाउंट है क्या होगा, कम होगा। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p, यहां से हटेगा तो क्या देगा, m बराबर kp। m क्या है, मास ऑफ गैस, p क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस तथा नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यही था क्या, हेनरी लॉ। हाँ देखिए अब क्या हम लोग देखेंगे आगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ KH, यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट का प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिएगा पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यही ना देखे हम लोग हेनरी लॉ का इक्वेशन यही ना आया, P गैस बराबर KH इनटू X गैस, यही ना मिला आपका, यही क्या है, हेनरीज लॉ इक्वेशन है। P गैस इज इक्वल टू KH इनटू X गैस। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी जिसका देखिएगा KH का, द यूनिट ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट आर सेम एज दोज ऑफ प्रेशर। कहता है कि जो KH का जो यूनिट होगा वह प्रेशर के यूनिट के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, आप लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन जो है यूनिटलेस होता है। तो अब बचा जो प्रेशर का जो यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा, KH का यूनिट होगा। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। प्रत्येक गैस के लिए जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है वह अलग अलग होता है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, द KH वैल्यू ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ द इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से जो KH का जो वैल्यू है वह इंक्रीज करता है। कैसे, पहले इसको समझेंगे। देखिए आप पढ़े थे सोलबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड में कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलबिलिटी डिक्रीज किया था, याद है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यूथर्मिक के लिए सोलबिलिटी क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। कोई दिक्कत। अब यहां देखिएगा, यहां क्या है,
यहाँ आपका हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर को यदि कांस्टेंट कर दिया जाए, प्रेशर को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो एक्स गैस कितना, प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो जो केएच का वैल्यू होगा, यानी एक्स गैस का जो वैल्यू होगा, एक्स गैस 1/में केएच, यही ना है। यानी क्या, एक्स गैस में सोलबिलिटी है, यानी अगर केएच का वैल्यू बढ़ा देंगे, केएच का वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, तो जो एक्स गैस जो सोलबिलिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी सोलबिलिटी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए ध्यान दीजिए, पहले पढ़े थे टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो एक्स गैस जो है इधर केएच इधर आ जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा इसका मतलब कि अगर केएच बढ़ेगा तो एक्स गैस सोलबिलिटी को यूज किया है, यानी सोलबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो केएच वैल्यू अगर बढ़ेगा तो सोलबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि टेम्परेचर जो है केएच के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यही यहाँ है, द केएच वैल्यू ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, ये गैस हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ केएच, यदि केएच का वैल्यू कम हो एज अ हायर सोलबिलिटी, सोलबिलिटी क्या होगा, अधिक होगा, यही बात है। अगर इसका वैल्यू कम करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा आएगा, मोल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सोलबिलिटी बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं डाउट है। तो अब अगला देख लीजिएगा, ग्राफ। ग्राफ क्या इक्वेशन मिला है, P गैस बराबर KH इंटू एक्स गैस। इसको अगर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन का किस इक्वेशन पे है, तो यह आपका मिलेगा y बराबर mx। सी तो है नहीं, सी कांस्टेंट 0 है, इसका मतलब कि इसका जो ग्राफ है कहां से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। कहां से पास करेगा, ऑरिजिन से। तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा P गैस और ये हो जाएगा क्या, एक्स गैस। तो इसका जो ग्राफ होगा ऑरिजिन से पास करेगा, यही इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, यही इसका ग्राफ होगा। ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू KH। ओके, अब आगे देख लीजिएगा। और एनसीईआरटी बुक में केएच का वैल्यू जो है अलग अलग टेम्परेचर पे गैस के लिए दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सपोज करिए आपके पास 2 गैस है, गैस ए है और एक गैस आपके पास बी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम हेलिना लिखना चाहें तो पी ए बराबर यही ना क्या, के एच इंटू एक्स ए। ठीक है, इसके लिए अगर यूज करना चाहें पी बी के एच डैश मान लिए एक्स बी। ठीक है, अब सपोज करिए दोनों को डिवाइड दे देते हैं, तो पी ए बाई पी बी के एच एक्स ए के डैश एच एक्स बी। ठीक है, मान लीजिए इफ प्रेशर ऑफ बोथ द गैसेज आर इक्वल, सपोज करिए दोनों गैस का प्रेशर क्या है, सेम है, दैट इज पी ए बराबर पी बी। प्रेशर सेम कर देते हैं, तो जब प्रेशर सेम कर देते कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर के एच इंटू एक्स ए बाई के डैश एच इंटू एक्स बी। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, के डैश एच बाई के एच इंटू एक्स ए बाई
XB। क्या देखें कि इधर जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो A/B है तो इधर पलट गया, इसका मतलब कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, जो सोलबिलिटी है वह KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है ना? ओके। अब देखिएगा हेनरी का कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, दिस लॉ इज वैलिड फॉर, पहला है बोला प्रेशर इज नॉट हाई, प्रेशर जो है हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर जो है इज नॉट हाई, प्रेशर जो है हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर भी बहुत लो नहीं होना चाहिए। द गैस इज नॉट हाईली सोलूबल, अब गैस को भी हाईली सोलूबल नहीं होना चाहिए। द गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट, और जब हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। द गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली, ये नहीं कि मान लीजिए लिक्विड था उसमें हम गैस डिजॉल्व कर दिए और रिएक्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द गैस डज नॉट डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड इन द लिक्विड सॉल्वेंट, जब गैस को हम डिजॉल्व करेंगे तो गैस को नहीं तो लिक्विड सॉल्वेंट के साथ टूटना चाहिए और नहीं क्या होना चाहिए, जुटना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, देखिए हेनरीज लॉ के हमारे सिलेबस में 3 गो एप्लीकेशन पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, तो इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ CO2, जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है या सोडा वाटर जो कोका कोला बोलते हैं, उसमें CO2 के सोलबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर बोतल को क्या किया जाता है, सील किया जाता है। पहला यूज है। दूसरा यूज है स्क्यूबा डाइवर, जब समुद्र में कोई गोताखार लगाता है उस केस में क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। और तीसरा है जो लोग पहाड़ी पर रहते हैं उनके वहां पे ऑक्सीजन के उनके सांस लेने में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी 3 गो आपका एप्लीकेशन पढ़ना है। देखिए पहला एप्लीकेशन बता रहे हैं, पहला बोलता है कि सॉफ्ट ड्रिंक में या सोडा वाटर में, ठीक है, CO2 के सोलबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसके बोतल को हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, सील्ड किया जाता है, ताकि CO2 गैस का जो सोलबिलिटी है वह बना रहे। ठीक है, इंक्रीज करते रहे। यही लिखवाया है कि टू इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। कहने का मतलब है कि सॉफ्ट ड्रिंक में या सोडा वाटर में या कोको कोला में CO2 के सोलबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बोतल को हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, सील्ड किया जाता है। तब तो बोलिएगा कि सर जी सपोज करिए कि जो सोडा वाटर है या कोको कोला का बोतल है तो उसमें CO2 गैस डिजॉल्व है, तो हाँ CO2 गैस डिजॉल्व है तो अगर पिएंगे तो हानिकारक होगा। तो जैसे ही बोतल को आप सील्ड तोड़ते हैं, ठीक है, वह सील्ड तोड़ते ही, ठीक है, जो CO2 गैस होता है वह बबल के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्या है, जैसे ही सोडा वाटर का या सॉफ्ट ड्रिंक का आपके पास बोतल है, जैसे ही हम लोग बोतल का सील तोड़ते हैं क्या होता है, जो CO2 गैस होता है वह बबल के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, दूसरा है इट इज यूज्ड इन केस ऑफ स्कूबा डाइवर्स, जो समुद्र में जो लोग गोताखारी करते हैं उस केस में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज को हम क्या एक क्वेश्चन के माध्यम से लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ए स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर पर एक शॉर्ट नोट्स लिखिए। अब देखिए इसको बंदी के समझाते हैं। देखिए क्या है, स्कूबा डाइवर पर शॉर्ट नोट्स देखिए लिखिए। सपोज करिए, पहले समझा देते हैं उसके बाद देखिए। सपोज करिए जब कोई गोताखोर यानी स्कूबा डाइवर्स, गोताखोर होता है उसका हिंदी, समुद्र में तैराकी करता है, समुद्र में तैरता है, तो देखिए क्या है हेनरी लॉ का दूसरा एप्लीकेशन। देखिए क्या है, जब कोई गोताखोर, गोताखोर में समझते हैं ना जो तैराकी करता है, जब कोई गोताखोर समुद्र में तैराकी करता है तो देखिए स्थिति क्या होता है। सपोज करिए कि कोई आदमी समुद्र में तैर रहा है, गोताखोरी कर रहा है, माने तैराकी कर रहा है, तो जैसे ही यह तैराकी करते वक्त अंदर जाता है, पानी के अंदर भाग में प्रवेश करता है, ठीक है,
तो इसके शरीर के ऊपर दो प्रेशर कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई गोताखोर समुद्र के निचले भाग में जाता है तो इसके शरीर के ऊपर दो प्रेशर कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो एक एटमॉस्फेयर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा जो निचले भाग में गया है तो पानी भी इसके ऊपर कुछ प्रेशर लगाया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, क्या समझे? जब कोई आदमी समुद्र में गोताखोरी करता है और जब समुद्र के निचले भाग में जाता है तो इसके शरीर के ऊपर दो प्रेशर कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो एक का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा का नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, जब ये निचले भाग में जाता है तो जो ऑक्सीजन होगा एटमॉस्फेरिक में, जो नाइट्रोजन होगा, ठीक है, इस जब ये सांस लेगा, रेस्पिरेशन, जब क्या सांस लेगा तो सांस लेते वक्त ऑक्सीजन और N2 उसके अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन और N2 प्रवेश करता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो यूज हो जाता है क्या करने में? मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने में, सांस लेने में। ठीक है, लेकिन N2 जो है उसके शरीर में इंटर कर चुका है, कौन? N2, और N2 जो है अनडिजॉल्व होता है, N2 जो है डिजॉल्व नहीं होता है। क्लियर है ना? यानी कहने का मतलब कि जब ये अंदर तैर रहा था तो उसके सांस लेते वक्त दो प्रकार का N2 और O2 गैस उसके शरीर में क्या कर गया? प्रवेश कर गया। O2 का तो यूज हो गया क्या? मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने में, सांस लेने में, लेकिन जो N2 था उसके शरीर में अनडिजॉल्व क्या हो गया? वैसे ही रह गया। ठीक है, ब्लड में वैसे ही N2 जो कहते हो रह गया। अब जैसे ही आदमी यह निचला भाग से ऊपर आना चाहता है, ठीक है, तो N2 जो उसको शरीर में प्रेजेंट है, अब N2 क्या हो जाएगा? वह गैस बन के बबल के रूप में बाहर आना चाहेगा, और जब वह बाहर आना चाहेगा उसी समय वह आदमी को दर्द महसूस होता है। ठीक है, वह दर्द के कारण मर भी सकता है, जिसको हम लोग बेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही आदमी अब सोचेगा कि अब हम देखिए, अभी आदमी नीचे था, इसके ऊपर प्रेशर हाई था, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर का भी था, वाटर का भी था। जैसे ही यह ऊपर उठेगा तो वाटर का प्रेशर क्या? डिक्रीज होने लगेगा। इसका मतलब जो N2 गैस है वो भी क्या करना चाहेगा? अपने आप को बाहर निकालना चाहेगा, और जब बाहर निकालना चाहेगा उसी समय उसको दर्द महसूस होता है, जिसको हम लोग बेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो अब इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना होगा? तो इस सिचुएशन से बचने के लिए उसको O2 और He का सिलेंडर लेके प्रवेश करना पड़ेगा। ठीक है, क्या? गैस सिलेंडर फील्ड विद कैसा है? O2 और He का एक सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं? ध्यान, यही लिखा है। द स्क्यूबा डाइवर, जब कोई गोताखोर रीच डीप इन द सी, जब समुद्र के निचला भाग में प्रवेश करता है बिना गैस सिलेंडर के, तो उसके शरीर के ऊपर टू प्रेशर, कौन कौन? एटमॉस्फेरिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट्स ऑन हिज बॉडी, यानी उसके शरीर के ऊपर दो प्रेशर कार्य करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट क्या देखे? मोर N2 एंड O2 स्टार्ट एंटरिंग इन हिज ब्लड। अब सांस लेते वक्त उसके ब्लड में N2 और O2 गैस क्या हो जाता है? प्रेजेंट हो जाता है। ऑक्सीजन यूज्ड अप ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ऑक्सीजन जो है क्या हो जाता है? सांस लेने होने में यूज हो जाता है। लेकिन जो वेयर एज नाइट्रोजन रिमेन्स अनडिजॉल्व, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसके ब्लड में अनडिजॉल्व वैसे ही क्या रहता है? बैठा रहता है। व्हेन ही सडनली कम आउट, अब सोचता है कि अब हम ऊपर आना चाहते हैं, जब वह गोताखोर अब ऊपर आना चाहता है ना, व्हेन ही सडनली कम आउट नाइट्रोजन स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम हिज ब्लड, अब उसके ब्लड में से नाइट्रोजन जो है क्या? आना स्टार्ट कर देता है, बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, ब्लड कैपिलरीज। एज अ रिजल्ट बबल्स आर फॉर्म, और क्या बनता है? बबल्स बनता है। ठीक है, इन द ब्लड, क्या? ब्लड कैपिलरीज में, व्हिच प्रोड्यूस बेंडिंग, यही जो है क्या है? दर्द का कारण बनता है। ठीक है, तो इस
टू अवॉइड दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन से हम बचने के लिए गैस सिलेंडर फिल्ड विद O2 एंड He इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी इस सिचुएशन से बचने के लिए गोताखोर को क्या लेके जाना चाहिए, O2 एंड He से भरा गैस सिलेंडर लेके प्रवेश करना चाहिए। अब तीसरा एप्लीकेशन देखिएगा, तीसरा एप्लीकेशन क्या बोलता है, at high altitudes the partial pressure of O2 is less than that at the ground level। देखिए पहले समझ लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि जो लोग पहाड़ पर रहते हैं, ऊपर में रहते हैं, ठीक है, तो उनके ब्लड में जो ऑक्सीजन का जो मात्रा है कम पाया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन है कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप खुद जानते हैं कि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन जो है क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। तो जो लोग पहाड़ पर रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, जिसके कारण वह क्या ठीक से सोच नहीं पाते हैं और कमजोर होते हैं, ठीक है। जिस रोग को हम लोग, जिस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया बोलते हैं। यही बताइए, देखिए एट हाई एल्टीट्यूड्स, ऊपर जाने पर, ऊपर में द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। कहने का मतलब कि ऊपर में, ठीक है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वह क्या है, ग्राउंड लेवल से क्या होता है, कम होता है ना, लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल। यानी ऊपर में जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है ग्राउंड लेवल से क्या है, कम है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन अ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या इसका परिणाम क्या मिला? इसका परिणाम यह मिला कि ऊपर में रहने वाले लोगों के ब्लड में जो होता है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है, ठीक है, या टिश्यूज में एट हाई एल्टीट्यूड्स और क्लाइंबर्स। कह रहा है वही बात है, वही बात लिखा गया है, इन लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स और क्लाइंबर्स। कह रहा है कि जो लोग पहाड़ पर रहते हैं, क्लाइंबर्स पर रहते हैं, उनके ब्लड में या टिश्यूज में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। लो ब्लड ऑक्सीजन, जिसके कारण काउजेज क्या, क्लाइंबर्स टू बिकम्स वीक एंड अनएबल टू थिंक। वहां पे जो पहाड़ी लोग होते हैं क्या, नहीं तो ठीक से कमजोर होते हैं और वह अच्छा से सोच नहीं पाते हैं, और इस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया बोलते हैं।